इन विक्षिप्त राजनीतिज्ञों के हाथ में छुरे थे तभी उन्होंने काफी गजब के काम किए, तलवारें थी तभी काफी गजब के काम किए, छोटी मोटी बंदूकें थी तभी उन्होंने दुनिया को रौंद डाला। अब तो इनके पास ऐसी ताकत है कि ये क्या कर सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। युद्ध नहीं रुक सकते अगर राजनीतिज्ञ जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। राजनीतिज्ञ का मूल्य समाप्त होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा शून्य हो जानी चाहिए। वो एक कारी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, एक रसोई की, एक मेहतर की, एक डॉक्टर की, एक दुकानदार की, बस। इससे ज्यादा सम्मान राजनीतिक को देना खतरनाक है, क्योंकि सम्मान के कारण ही पागल लोग राजनीतिज्ञ होने को उत्सुक होते हैं। वो जो एम्बिशियस लोग हैं वो इसलिए उत्सुक होते हैं कि यहां आदर मिलेगा, यहां ताकत मिलेगी, यहां सम्मान मिलेगा। दुनिया को अगर युद्धों से बचाना है तो राजनीति का मूल्य एकदम छीन हो जाना चाहिए, डिवैल्यूएशन हो जाना चाहिए। एक गांव में, रोम में, एक बार ऐसा हुआ कि रोम की नारियों ने ऐसे कपड़े, इतने भोंडे कपड़े ईजाद कर लिए, इतने अश्लील कपड़े ईजाद कर लिए, तो नारियों की तरफ देखना भी अत्यंत कुरूप, अत्यंत अरुचिपूर्ण हो गया, अत्यंत अशिष्ट हो गया। लेकिन दौड़ पैदा हो गई, वे नारियां नग्न भी खड़ी हो जाएं तो उनको देखना इतना अशिष्ट नहीं होता जितने उन्होंने ईजाद कपड़े कर लिए। सम्राट बहुत हैरान हो गया रोम का कि क्या करे क्या न करे। आखिर उसने अपने वजीरों से सलाह ली कि मैं क्या करूं। वजीरों ने कहा कि जो नारी इस तरह के कपड़े पहने उस पर 100 रुपए जुर्माना कर दिए जाएं। राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि इस तरह के कपड़े फला तिथि से जो भी नारी पहने दिखाई पड़ेगी उस पर 100 रुपए का जुर्माना होगा। राजा सोचता था कि जुर्माने से नारियां डर जाएंगी। नारियां जुर्मानों से क्यों डरने लगी? नारियों में उल्टी दौड़ शुरू हो गई। जिस नारी का जुर्माना हो जाता वो दूसरों के ऊपर गौर से देखती और कहती मेरा 3 बार जुर्माना हो गया। जिसका 7 बार हो गया वो कहता तेरा क्या हुआ, मेरा 7 बार जुर्माना हो गया। वो जुर्माना प्रतिष्ठा बन गया। गरीब औरतें अपने पतियों से कहने लगी दुर्भाग्य की हमारी शादी तुम्हारे साथ हुई, एक भी बार जुर्माना नहीं हो रहा है हमारा जुर्माना कब होगा ये बताओ, कपड़े लाओ हमारा जुर्माना हो। जो जितनी अमीर महिलाएं थी वो रोज जुर्माना देने लगी। नगर में प्रतिष्ठा हो गई कि फलानी स्त्री का इतनी बार जुर्माना हो गया, वो इतनी धनी की पत्नी। ये धन की प्रतिष्ठा हो गई कि कौन कितना जुर्माना चुका सकता है। 3 महीने के भीतर तो गांव पागल हो गया। गरीब की औरतें भी बेचारी पहन के निकल आई, क्योंकि अब क्या करें, नहीं तो दुनिया कहती कि तुम गरीब हो। औरतें एक दूसरे से पूछने लगी तुम्हारा अभी जुर्माना नहीं हुआ, फलानी पड़ोसन का अब तक एक भी दफे जुर्माना नहीं हुआ, बेचारी बड़ी गरीब। टेलरों की दुकान पे तख्तियां लग गई कि यहां वो कपड़े बनाए जाते हैं जिन पर निश्चित जुर्माना होता है। राजा तो बहुत घबरा गया। उसने कहा कि ये क्या पागलपन हुआ। उसने एक फकीर को जाके पूछा कि क्या पागलपन हुआ, हमने तो रोकने के लिए लगाया था। उस फकीर ने कहा कि एक काम करो, नगर में पर्चा बंटवा दो, जगह जगह तख्ती लगवा दो कि इस तरह के जो कपड़े पहनने वाली वेश्याएं हैं उन पर कोई भी जुर्माना नहीं होगा, वेश्याओं को स्वतंत्रता दी जाती। गांव में तख्ती लगा दी गई कि इस तरह के कपड़े वेश्याएं पहन सकती हैं, उनको स्वतंत्रता दी जाती, उनका अब कोई जुर्माना नहीं होगा। तीसरे दिन गांव से कपड़े नदारत हो गए, क्योंकि कोई भी स्त्री वेश्या कहलाने को राजी नहीं थी। कपड़ों की प्रतिष्ठा शून्य हो गई। एक हाई स्कूल के पास एक बड़े राजपथ के किनारे एक हाई स्कूल था। उस लड़कियों का हाई स्कूल था। लड़कियां बीच सड़क से सड़क पार करती थी स्कूल में आते जाते। वो बहुत खतरनाक था, ट्रैफिक ज्यादा था वहां। प्रिंसिपल ने बहुत समझाने की कोशिश की कि यहां से मत निकलो, चौरस्ते पर जाओ। चौरस्ता थोड़ी दूर था, वहां से रास्ता पार करो, बीच में से रास्ता पार मत करो। लेकिन लड़कियां सुनती नहीं थी। रोज खतरे होने लगे, एक्सीडेंट होने लगे, लेकिन लड़कियां वहीं से पार करती। फिर उस प्रिंसिपल ने एक मनोवैज्ञानिक को पूछा कि मैं क्या करूं।
उसने एक तख्ती बना के दे दी, कहा इस तख्ती को वहां लगा दो। उस तख्ती पे लिखा हुआ था कैटल क्रॉसिंग, ये जानवरों को पार करने की जगह। बस लड़कियों ने वहां से पार करना बंद कर दिया, वो चौरस्ते पे जाके पार करने लगी, क्योंकि वहां से गाय भैंसों के निकलने का रास्ता लिखा हुआ है। वहां से जो भी निकले लोग समझें कि गाय भैंसें जा रही। मूल्य गिरना चाहिए किसी चीज का। राजनीति की तरफ पागल और एम्बिशस लोगों की जाने की आकांक्षा कम हो, इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक का मूल्य कम किया जाए, राजनीतिक को सम्मान और आदर कम किया जाए। न तो अखबारों में इतनी तस्वीरों की जरूरत है, न अखबारों में इतने उनके भाषणों की जरूरत है, न अखबारों में उनके उपद्रवों की इतनी जरूरत है, न मुल्क भर में उनकी इतनी चर्चा की जरूरत है। राजनीतिज्ञ से वैसे ही देशों को सावधान हो जाना चाहिए, जनता को, जैसे बीमारियों से लोग सावधान होते हैं। अपने बच्चों को दिखा देना चाहिए कि संभल के अंदर आ जाओ, घर के नेताजी निकल रहे हैं वहां से। कहीं नेताजी की सभा हो रही हो तो घर के लोगों को दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, घर के भीतर आ जाओ, नेताजी की सभा हो रही। नेता से बचाने की जरूरत है, राजनीतिज्ञ से बचाने की जरूरत है। पहली बात है, राजनीतिक का मूल्य गिर जाना चाहिए। बुद्ध एक गांव में गए एक बार, भिखारी थे वो तो। गांव के सम्राट ने सुना कि बुद्ध आ रहे हैं, उसने अपने वजीर से पूछा कि क्या मुझे भी बुद्ध के स्वागत करने के लिए जाना पड़ेगा, क्या ये उचित होगा? वजीर ने कहा, आप ये पूछते हैं, यही सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। जिसने सारे धन वैभव को 2 कौड़ी का समझा, जिसने स्वर्ण को मिट्टी समझा, जिसने प्रतिष्ठा को कीमत नहीं दी, जिसने राज पदों को मूल्य नहीं दिया, वो जब गांव में आ रहा हो तो सभी को उसके स्वागत के लिए जाना चाहिए। आपको भी जाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि असली सम्मान, असली आदर पद का नहीं है, असली सम्मान विनम्रता का है। असली सम्मान अहंकार का नहीं है, असली सम्मान निरअहंकार का है। आपको जाना चाहिए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि वजीर कहता है कि मैं जाऊं, लेकिन क्या ये उचित होगा, मैं एक सम्राट और एक भिखारी के स्वागत के लिए जाऊं? उसकी रानी ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उसे भिखारी कहते हो। भिखारी हम हैं, 24 घंटे मांग रहे हैं कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। वो भिखारी नहीं है, वो सम्राट है। उसने मांगना छोड़ दिया, वो कुछ भी नहीं मांगता कि मुझे मिल जाए, उसकी सब मांग समाप्त हो गई। उस सम्राट के स्वागत के लिए हम सब भिखारियों को जाना चाहिए। वो सम्राट स्वागत के लिए गया। एक दुनिया पैदा होनी चाहिए जिसमें उन सम्राटों का आदर हो जिनके पास कुछ भी नहीं, बजाय उन सम्राटों के जिनके पास पद हैं, प्रतिष्ठाएं। राजनीतिज्ञ को आदर देना पूरे देश के चित्त को विक्षिप्त करने की दिशा देनी है, पूरी मनुष्यता को पागल करने की दिशा देनी है, क्योंकि तब बच्चों का मन भी वहीं आकर्षित होता है, वहीं दौड़ता है। राधा कृष्णन एक शिक्षक थे, फिर वे राष्ट्रपति हो गए, तो सारे हिंदुस्तान में शिक्षकों ने समारोह मनाना शुरू कर दिया, शिक्षक दिवस। भूल से मैं दिल्ली में था और मुझे भी कुछ शिक्षकों ने बुला लिया, मैं उनके बीच गया और मैंने उनसे कहा कि मैं हैरान हूं, एक शिक्षक राजनीतिज्ञ हो जाए तो इसमें शिक्षक दिवस मनाने की कौन सी बात है, इसमें शिक्षक का कौन सा सम्मान है? ये शिक्षक का अपमान है कि एक शिक्षक ने शिक्षक होने में आनंद नहीं समझा और राजनीतिक होने की तरफ गया। जिस दिन कोई राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए किसी स्कूल में आके और कहे कि मुझे राष्ट्रपति नहीं होना, मैं शिक्षक होना चाहता हूं, उस दिन शिक्षक दिवस मनाना। अभी शिक्षक दिवस मनाने की कोई भी जरूरत नहीं। जिस दिन एक राष्ट्रपति कहे कि मैं स्कूल में शिक्षक होना चाहता हूं, उस दिन तो शिक्षक का सम्मान होगा। लेकिन स्कूल का शिक्षक कहे कि हमको मिनिस्टर होना है, हमको राष्ट्रपति होना है, जिसमें शिक्षक का कौन सा सम्मान? इसमें राजनायक का सम्मान है, राष्ट्रपति का सम्मान, शिक्षक का कोई भी सम्मान नहीं।
जब एक शिक्षक राष्ट्रपति हो जाता है और हम सम्मान देते हैं, तो दूसरे शिक्षक भी पागल हो जाते हैं कि हम भी कुछ हो जाएं, न सही तो मिनिस्टर ही हो जाए, न सही मिनिस्टर तो डिप्टी मिनिस्टर हो जाए, अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम डिप्टी डायरेक्टर हो जाएं या डायरेक्टर हो जाएं, कुछ ना कुछ तो हो जाएं। क्योंकि हमसे अग्रज जो थे, हमारे जो आगे के थे, वो राष्ट्रपति तक हो गए। एक शिक्षक राष्ट्रपति हो गए, अब दूसरे शिक्षक राष्ट्रपति हो गए, अब सारे शिक्षक चक्कर काट रहे हैं मुल्क में कि तीसरा भी शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए। ये पागलपन जब हम पैदा करेंगे राजनायक को सम्मान देकर, तो दुनिया में कभी भी शांति नहीं हो सकती। क्योंकि एम्बिशियस आदमी लड़ना चाहता है, महत्वाकांक्षी लड़ना चाहता है, शांत नहीं होना चाहता। शांत हो जाएगा तो महत्वाकांक्षा मर जाएगी। इसलिए पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि जितना सम्मान दुनिया में राजनीतिक को दिया जा रहा है, वो एकदम विलीन हो जाना चाहिए। अगर मनुष्यों को थोड़ी भी समझ हो तो राजनीतिक के सम्मान से मुक्त हो जाना जरूरी है, अगर युद्धों से बचना हो और दुनिया में कोई शांति स्थापित करनी हो। जिस दिन राजनीतिक का सम्मान नहीं होगा, जिस दिन राजनीतिक को ऐसा लगेगा कि अगर मैं लोगों को युद्ध में ले गया तो लोग कहेंगे चलो नीचे वापस उतरो, तुम्हें युद्ध में ले जाने का कोई हक नहीं है किसी को, उस दिन दुनिया में युद्ध बंद हो जाएंगे। अभी राजनीतिक जितना किसी मुल्क को युद्ध में ले जाता है, उतना उसको आदर मिलता है। मुल्क पागल होकर उसको आदर देता है कि ये असली नेता है, ये हमारा बचाने वाला, ये हमारा सेवियर है, ये हमारा रक्षक है। पहली बात। और दूसरी बात, ये तो बहुत मूल्यवान है कि राजनीति का अवमूल्यन हो तो विश्व शांति हो सकती, नहीं तो कभी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अकेली राजनीति के अवमूल्यन से कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात भी इतनी ही जरूरी है, और वो ये है कि अब तक दुनिया में अच्छे आदमी को, भले आदमी को, साधु व्यक्ति को हमने जीवन से भागने की सलाह दी कि तुम जीवन से भागो, दूर हट जाओ। अच्छे लोग जीवन से हट जाते हैं, बुरे लोग जीवन को चलाने वाले हो जाते हैं। अच्छे लोग जगह खाली कर देते हैं, बुरे लोग जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। साधु भाग जाते हैं, असाधु डट के बैठ जाते हैं। वो भागते नहीं, वो कहते हैं हम नहीं भागेंगे, हम यहीं बैठेंगे। अच्छा आदमी भागता रहा, बुरा आदमी ठहर गया वहीं। बुरे आदमियों के हाथों में सत्ता पहुंचने का एकमात्र कारण है कि अच्छा आदमी सत्ता के, शक्ति के, जीवन में मूल्यवान समस्त स्थानों को छोड़कर भाग जाता है। इसके दुष्परिणाम होने स्वाभाविक हैं। बुरे आदमी के हाथ में जब भी ताकत होगी तब युद्ध होंगे, अशांति होगी। शक्ति होनी चाहिए अच्छे आदमी के हाथ में, जीवन की बागडोर होनी चाहिए स्वस्थ साधु चरित्र व्यक्ति के हाथ में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई साधु चरित्र व्यक्ति आपसे आके नहीं कहेगा कि मुझको वोट दीजिए, मैं अच्छा आदमी हूं। ये कैसे हो सकता है? सारी दुनिया में जो लोग अपने ही अहंकार का प्रचार करने में समर्थ हैं, वे लोग आपसे आके कहते हैं वोट दीजिए, हमें पद पर पहुंचना, मैं अच्छा आदमी हूं, दूसरा आदमी बुरा है। और ये लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं, ये ताकत इकट्ठी करते चले जाते हैं। अच्छा आदमी तो आपके पास आके नहीं कहेगा। इस बात को कसौटी समझ लें कि जब कोई आदमी आके कहे कि मैं अच्छा आदमी हूं, ये बुरे आदमी का लक्षण। जब कोई आदमी कहे कि मुझे वोट दे, ये बेईमान और चालाक आदमी का लक्षण है। सारी दुनिया में मनुष्य को ये समझ लेना है कि अच्छे आदमी के हाथ में अगर ताकत देनी है तो वो आपके पास आके नहीं कहेगा, आपको उसके पास जाके कहना होगा कि हमारा आग्रह स्वीकार करें, ये थोड़ा सा काम है, इसको आप करें, ये काम हम आपके हाथ में देना चाहते हैं। दुनिया भर में अच्छे आदमी के हाथ में काम देने की जरूरत पड़ गई है, तो बुरा आदमी अपने आप पीछे हट सकता है। लेकिन अच्छे आदमी ढोल बजा के आपके घरों के सामने आके हाथ नहीं जोड़ेंगे कि आप हमें वोट दें, आप हमें पहुंचाएं। अच्छे आदमी को तो पहुंचाना कठिन है, उसके हाथ में तो ताकत देने के लिए उसे राजी करना कठिन है। यही खतरा हो गया, बुरे आदमी को इससे सुअवसर मिल गया है। अच्छा आदमी जाता नहीं, बुरा आदमी सामने खड़ा हो जाता है, शोरगुल मचाने लगता है। फिर मजा यह है कि दो बुरे आदमी शोरगुल मचाने लगते हैं,
अब आप दोनों में से किसी को भी चुन लें, वो सब चचेरे भाई हैं, वो सब कजिन ब्रदर्स हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप आ को चुन लें, चाहे आप बा को, चाहे आप कांग्रेसी को, चाहे आप जनसंघी को, चाहे आप सोशलिस्ट को, चाहे कम्युनिस्ट को, वे सभी चचेरे भाई हैं। वे सभी वे लोग हैं जो सत्ता के दीवाने हैं। वो आपके पास आके चिल्लाते हैं कि हमको वोट दो, दूसरा कहता हमको वोट दो। आप उन्हीं में से चुनाव कर लेते हैं और भूल हो जाती है। सारी जनता में, सारे जगत में लोकमानस तैयार किया जाना चाहिए कि वो खोजे कि कौन लोग हैं जो जीवन को चला सकते हैं और जीवन को दिशा दे सकते हैं। उनको पकड़े, उनसे प्रार्थना करे। वो राजी नहीं होंगे, वो हाथ जोड़ेंगे, वो क्षमा मांगेंगे कि हमको क्षमा कर दें, हम जहां हैं वहां भले हैं। लेकिन अच्छे लोगों को उनकी कुटियों से, उनके झोंपड़ों से, उनके जंगलों से निकाल के लाना होगा। अच्छे लोगों के हाथ में ताकत पहुंचानी होगी तो दुनिया बच सकती, नहीं तो दुनिया नहीं बच सकती। चाहे राजनीतिक कितनी ही कॉन्फ्रेंसेस करे, कितने ही यूएनओ बनाए, कितने ही चिल्लाएं कि शांति चाहिए, शांति चाहिए, सब चिल्लाएं, वो इससे कुछ भी नहीं हो सकता। पागल पायलट के हाथ में हवाई जहाज चल रहा है और हम सब उसमें बैठे हुए। दूसरी बात है, अच्छे आदमी के हाथ में पहुंचानी है जीवन की दिशा। और अगर ये जीवन की दिशा पहुंचाई जा सके तो विश्व शांति आज स्थापित हो सकती है। इसके लिए कल तक ठहरने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजारों वर्ष से ये उपक्रम चल रहा है कि भला आदमी छोड़ के भाग जाता है और भला आदमी आपसे आके कहता नहीं कि मैं कुछ करूं या मैं कहीं जाऊं। वो चुपचाप एक कोने में सरक जाता है, वो पीछे खड़ा हो जाता है। उसे मतलब भी नहीं, उसे प्रयोजन भी नहीं है कि वो आगे खड़ा हो। बुरे आदमी बन ठन के ठीक नेता के कपड़े पहन के आगे खड़े हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं जैसा कि नेता मुस्कुराते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं जैसा कि नेता हाथ जोड़ते हैं। और भोली जनता, सीधे साधे लोग, वे उनकी मुस्कुराहट के धोखे में आ जाते हैं, उनके कपड़ों के धोखे में आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि सफेद कपड़े काले हृदयों को छिपाने के काम में लाए जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि मुस्कुराहटें भीतर के बुरे इरादों को छिपाने का काम करती हैं। उन्हें पता नहीं है कि जुड़े हुए हाथ किसी बड़े अहंकार को छिपाने की और ओट देने की तरकीबें। लेकिन ये चलता है, ये चलता रहा है, और अगर ये आगे भी चलता रहा तो मैं तो नहीं देखता हूं कि कोई रास्ता है कि विश्व शांति कैसे हो सकती। सारे जगत में लोक चेतना, लोकमानस, सामान्य मनुष्य की जो समझ और बूझ है उसको जगाना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है कि क्या करे। वो राजनीतिक का सम्मान विलीन करे, भले लोगों से आग्रह करे कि वे जीवन के हाथ मजबूत करें, जीवन की बागडोर अपने हाथ में लें। ऐसे लोग जिन्हें ताकत की कोई आकांक्षा नहीं, उनके हाथ में ही ताकत सुरक्षित हो सकती है। ऐसे लोग जिन्हें शक्ति का कोई मूल्य नहीं, उनके हाथ में ही शक्ति उपयोगी, सदुपयोगी हो सकती है। ऐसे लोग जिन्हें किन्हीं के ऊपर बैठने की कोई कामना नहीं, वे ही लोग ऊपर बिठाने के योग्य हो सकते हैं। अच्छे लोगों के हाथ में जगत देना जरूरी है, अन्यथा जगत नहीं बच सकता, अन्यथा बचने की कोई संभावना नहीं। ये दो बातें। और तीसरी बात आपसे मुझे कहनी, दो बातें। राजनीतिक का मूल्य कम, भले आदमी को जीवन की दिशा में संलग्न करने की जरूरत है, उसे भागने से बचाने की जरूरत है। और तीसरी बात आपको भी अपने मन को राजनीति की जो मूढ़ता है और जो चक्कर है उससे ऊपर उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम सब छोटे मोटे अर्थों में छोटे मोटे राजनीतिज्ञ। जितने दूर तक हमारी ताकत चलती है वहां हम भी बादशाह हैं, वहां हम भी राजनीति चलाते हैं। एक एक आदमी अगर अपने अपने छोटे घेरे में राजनीति चलाएगा तो छोटे छोटे घेरे में कलह होगी, संघर्ष होगी, छोटे छोटे घेरे में कॉन्फ्लिक्ट होगी, छोटे छोटे घेरे में हिंसा होगी, और यही सारी हिंसा मिलकर फिर बड़े युद्धों में परिवर्तित हो जाती है। तो तीसरी बात आपसे निजी कहनी है कि आपकी जिंदगी में जितनी पॉलिटिक्स हो, जितनी राजनीति हो,
क्योंकि राजनीति का मतलब बेईमानी, राजनीति का मतलब चालाकी, राजनीति का मतलब पाखंड, राजनीति का मतलब उल्टे सीधे रास्तों से गलत चेहरों के द्वारा काम करना, सीधा और साफ नहीं। तो एक एक आदमी को सीधे साफ चेहरे से जैसा वो है, बिना वस्त्रों के, बिना ओट के, अपने को सीधा साफ सीधे रास्तों से जीवन में संयुक्त होना और प्रकट होने की कोशिश करनी चाहिए। एक एक आदमी को अपने जीवन से राजनीति हटा देनी चाहिए, तो बड़े पैमाने पर सारे जगत से राजनीति हट सकती है। मैंने जो दो बातें कही उनसे आपको ऐसा लगेगा वो तो मैंने दूसरों के लिए कही, आपके लिए क्या। और दूसरों की बुराई सुनना तो बहुत आनंदपूर्ण होता है, बहुत मजा आता है कि ये दिल्ली के लोगों की बात हो रही है, लेकिन आप भी एक छोटी सी दिल्ली बना के बैठे, इसका आपको पता नहीं होता कि ये मिनिस्टरों की बात हो रही है, और आप भी मौका पाते से मिनिस्टर हो जाते हैं, इसका आपको पता नहीं चलता है। मौका पाते ही आप भी उतनी ही चालाकी, उतनी ही कनिंगनेस में उतर जाते हैं, इसका आपको पता नहीं चलता। अपने नौकर के साथ आप क्या करते हैं, अपने बच्चे के साथ आप क्या करते हैं, अपनी पत्नी के साथ आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं उनके साथ जो आपसे ताकत में छोटे हैं, जिनके ऊपर आपकी ताकत है। आप जो कर रहे हैं वो वही है जो राजनीतिक और बड़े पैमाने पर कर रहा है। तो एक एक आदमी को अपनी जिंदगी में राजनीति से मुक्त होना चाहिए। अंत में राजनीति का सीधा अर्थ है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, और धर्म का अर्थ है गैर महत्वाकांक्षा, नॉन एम्बिशन। राजनीतिज्ञ जीता है किसी से आगे निकल जाऊं, धार्मिक जीता है अपने से आगे निकल जाऊं। राजनीतिक कहता है मुझे दूसरों के आगे जाना है, धार्मिक कहता है मुझे अपने से आगे जाना है, मुझे दूसरे से क्या प्रयोजन। मैं जहां आज हूं कल वहीं न रह जाऊं, अपने से आगे निकल जाऊं, अपने को ट्रांसेंड कर जाऊं। जो मैंने आज जाना है कल और ज्यादा जानूं, जो मैंने आज जिया है वो मैं कल और ज्यादा जीऊं। जितनी गहराई मुझे आज मिली कल मैं और गहरा हो जाऊं, जितनी ऊंचाई मैंने आज पाई कल मैं और ऊंचा हो जाऊं। अपने से, किसी दूसरे से इसकी कोई तुलना नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई स्पर्धा नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, राजनीतिक और धार्मिक। दुनिया में दो ही तरह के माइंड्स हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस। तो आप अपने भीतर खोजते रहें कि आप भी तो पॉलिटिकल माइंड नहीं, आप भी तो राजनीतिक नहीं। आपके भीतर जो राजनीतिक है उसे धार्मिक बनाना है, और सारे जगत से राजनीति का मूल्य कम करना है, और सारे जगत में साधु, सरल, सीधे, साफ लोगों के हाथ में जीवन की दिशा और बागडोर देनी। अगर ये तीन काम हो सकते हैं तो विश्व शांति इतनी आसान है जितनी और कोई चीज आसान नहीं। और अगर ये तीन काम नहीं हो सकते हैं तो सपने छोड़ दें विश्व शांति के। युद्ध चलेंगे, युद्ध होंगे, और शायद अंतिम युद्ध होगा जिसके आगे फिर कोई युद्ध नहीं होंगे। एक अंतिम बात और अपनी चर्चा में पूरी करूंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन मर के स्वर्ग पहुंच गया। तो खबर सुनी होगी ना आपने कि वो पहुंच गया स्वर्ग, मर गया अल्बर्ट आइंस्टीन। उसी ने तो अणुबम का सारी इजाद की। वो बूढ़ा दार्शनिक वैज्ञानिक बड़ा अद्भुत था। भगवान उसकी रास्ता देखते थे कि बूढ़ा आ जाए तो इससे पूछ लें कि सब क्या हाल है जमीन का। उन्होंने पूछा आइंस्टीन को कि क्या हाल है दुनिया के। मैं सुनता हूं कि तीसरा महायुद्ध होने वाला है, मेरे प्राण कपे जाते हैं, नींद हराम हो गई है, सोने की टिकिया भी लेता हूं रात को तो भी नींद नहीं आती है, मुश्किल में पड़ गया हूं, कुछ समझ नहीं पड़ता क्या होगा, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। आइंस्टीन ने कहा क्यों घबराते हैं, हम लोग सोते हैं मजे से जमीन पर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तीसरे महायुद्ध में क्या होगा आइंस्टीन ने कहा बताना मुश्किल है, लेकिन चौथे में क्या होगा वो मैं बता सकता हूं। ईश्वर तो बहुत हैरान हो गया उनका, तीसरे का तुम नहीं बता सकते हो, चौथे का क्या, चौथे का बता सकते हो। आइंस्टीन ने कहा तीसरे के बाबत कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन चौथे के बाबत एक बात निश्चित कही जा सकती है कि चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा। युद्ध करने के लिए अंततः आदमियों की जरूरत पड़ती है, बिना आदमियों के युद्ध कैसे हो सकता है। और तीसरे के बाद किसी आदमी की बचने की कोई संभावना नहीं।
जैसी चल रही है ये दिशा आज तक, अगर ये ऐसी ही चलती है तो बूढ़ा आइंस्टीन बिल्कुल ठीक कहता है, चौथा महायुद्ध नहीं होगा, शांति हो जाएगी जगत में, शायद बड़ी शांति हो जाएगी, चांद तारे बड़े शांति अनुभव करेंगे, आदमी ने बड़ा शोरगुल मचा रखा, शायद फिर वृक्ष पैदा हो जाएंगे, उनमें फूल खिलेंगे और वृक्ष बड़ी शांति अनुभव करेंगे, क्योंकि आदमियों ने बड़ा उपद्रव और शोरगुल मचा रखा है। पहाड़ों की चट्टानें और बर्फ की चट्टानें और नदी और झरने बहेंगे, लेकिन बड़ी शांति अनुभव करेंगे, आदमी ने बहुत अशांति मचा रखी। एक शांति दुनिया में आएगी, लेकिन वो शांति आदमी अनुभव नहीं कर सकेगा, आदमी को छोड़ के और सब उसका अनुभव कर सकते हैं। आदमी को अगर शांत होना है तो आदमी को कुछ पॉजिटिवली, कुछ विधायक रूप से करना होगा, परिवर्तन करना होगा अपने जीवन के ढंग में, अपने तौर तरीके में। आज तक उसने जिस भांति जीवन को संचालित किया है, वो जीवन का संचालन रुग्ण था, विक्षिप्त था, पागल था। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, इन बातों को आपने इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।